दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड साइकिल। तो बिज़नेस में या कोई भी प्रोडक्ट है, एम्प्लॉयमेंट है, वेज रेट है, तो उसमें ये टाइम पीरियड चलता है: एक्सपेंशन, बूम, रिसेशन और डिप्रेशन। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करें तो अपना बिज़नेस एक्सपैंड कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है ये पीक पॉइंट है। पीक मीन्स जैसे कहा जाए कि शिखर या चोटी का टाइम है, जहाँ पे सब कुछ अच्छा है हमारे पास। जैसे एम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल आए तो एम्प्लॉयमेंट है हमारे पास और हमें वेजेस भी अच्छी मिल रही हैं, इसे बोलते हैं बूम टाइम पीरियड, खुशहाली का टाइम पीरियड। लेकिन स्लोली ये डाउनवर्ड जाना स्टार्ट कर देता है और इसे बोलते हैं रिसेशन टाइम पीरियड। और जब बिल्कुल ही मार्केट में स्लो डाउन चल रहा होता है, कुछ भी बोलें कि अच्छी सिचुएशन नहीं है और हमें वेजेस भी नहीं मिल रहे, अगर कंपनी की एग्जांपल लगाएं तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल ही नहीं हो रहा, तो दिस इज़ नॉन एज डिप्रेशन टाइम पीरियड। सो इन टाइम्स पीरियड के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है ताकि हम कैसे एक्सपेंड करेंगे इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ को, कैसे डिप्रेशन के टाइम पे उनको फिर से एक्सपेंड करना है, क्योंकि बाद में फिर से ये एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाना है यहाँ पे बूम टाइम पीरियड, फिर रिसेशन, देन डिप्रेशन। तो ये ट्रेड साइकिल्स कॉन्टीन्यूस फ्लो में चलते ही रहने हैं। नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन के टाइम पे गवर्नमेंट रिड्यूस करती है टैक्सेस और इंक्रीज़ कर देती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्सेस लोगों से पैसा लेना कम करेगी, टैक्सेस के फॉर्म में लोगों से पैसा लेना कम करेगी और गवर्नमेंट खुद से एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे करेगी, सोशल जस्टिस, सोशल यूटिलिटी सर्विसेज पे ज़्यादा पैसे खर्च करेगी ताकि इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो सके, इकोनॉमिक गतिविधियाँ फिर से स्टार्ट हो पाएँ। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग बूम के टाइम पीरियड पे सभी के पास मार्केट में मनी अवेलेबल है, सो गवर्नमेंट इंक्रीज़ करेगी टैक्सेस ज़्यादा लगाएगी और अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी ताकि हम कंट्रैक्ट मीन्स डिक्रीज़ कर पाएँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा हो रही हैं एक्टिविटीज़, उनको अपन लेवल पे लाने के लिए टैक्स इम्पोज करेगी गवर्नमेंट ताकि सभी कुछ एक फ़्लो में चले, ताकि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी लानी है। हैंस budget serve as a medium of economic growth and economic stability. Fourth point is management of public enterprises. Public enterprises means जो वो वाली enterprises या वो वाली concerns that are held by the government. तो बहुत सारी वैसे तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज या पब्लिक यूटिलिटी एंटरप्राइजेज हैं, लेकिन नेचुरल मोनोपली जो एंटरप्राइजेज हैं, नेचुरल मोनोपली मीन्स वो वाली सिचुएशन when one firm is capable of producing huge quantity of output at a lower cost than the other firms. वो वाली सिचुएशन होती है जब मार्केट में एक फर्म ही अवेलेबल होती है और वही फर्म इतनी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है आउटपुट की और सबसे लो कॉस्ट पे बाकी फर्म से बहुत ही लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस करती है। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में फर्म को बोला जाता है कि फर्म नेचुरल मोनोपोली इंजॉय कर रही है। इंडिया में नेचुरल मोनोपोली जो इंजॉय कर रही है फर्म, दैट इज़ अ इंडियन रेलवेज़, क्योंकि यही फर्म है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है और इंडियन रेलवेज़ प्राइवेट हैंड्स पे नहीं है। अगर ये वाली नेचुरल मोनोपोली की एंटरप्राइजेज़ हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो वो क्या करेंगी, प्राइवेट सेक्टर का मेन एम होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है जैसे मर्जी, तो वो एक्सप्लॉयट करते हैं लोगों को और जो चार्ज करते हैं रेट वो ज़्यादा चार्ज करते हैं और टैक्सेस ज़्यादा लगाते हैं उन पर। इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है वो भी ऐड कर देते हैं प्राइस में और उनसे जो रेट है प्रोडक्ट का वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। सो इफ़ द एंटरप्राइजेज एंड द नेचुरल मोनोपोली आर हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाए देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉटेशन ऑफ कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल का एक्सप्लॉटेशन होएगा, शोषण होएगा, उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे। हैंस गवर्नमेंट अंडरटेक्स द एंटरप्राइजेज अंडर नेचुरल मोनोपोली। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो नेचुरल मोनोपोली की एंटरप्राइजेज होती हैं वो अपने अंडर ले लेती है ताकि वो सोशल वेलफेयर कर पाए। गवर्नमेंट मैनेज करती है सच एंटरप्राइजेज थ्रू द बजट ताकि पब्लिक वेलफेयर को ऑप्टिमम अचीव किया जाए। नेक्स्ट इज़ फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन मीन्स फिजिकल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है। सो अंडर बजट गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो आइडल मीन्स बैलेंस बना के रखे अपने एक्सपेंडिचर में और अपने रेवेन्यू में। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको ऐसे प्लान करती है कि हमने
इस तरीके से यूज़ करना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। अगर गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन या फिस्कल पॉलिसी नहीं बनाएगी तो उसके पास सिचुएशन ऐसी होएगी ताकि हमारे पास डेफिसिट मींस लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। अगर लॉस होगा गवर्नमेंट के पास तो उसको लोन लेना पड़ेगा, चाहे वो फॉरेन कंट्री से ले या अपनी कंट्री से ही ले। सो इन दिस सिचुएशन गवर्नमेंट फोर्सेस टू बोरो, तो गवर्नमेंट बोरो मींस लोन लेगी, जो कि लॉन्ग रन में लंबे टाइम के लिए हमारी कंट्री के लिए लॉस की सिचुएशन होती है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाती है, स्टेबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज फंड्स फॉर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अनदर ऑब्जेक्टिव होता है बजट का कि गवर्नमेंट ने फ़ंड निकालना है प्रोग्राम्स के लिए, और मतलब गवर्नमेंट के सरकार जो प्रोग्राम्स बनाते हैं जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। सो गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स बनाती है फॉर द पब्लिक गुड्स, वो वाली गुड्स जो कि सेटिस्फाई कर सकते हैं कलेक्टिव मीन्स ग्रुप नीड्स को। फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट स्पेंड करती है लॉट ऑफ मनी थ्रू इट्स बजट। इफ़ गवर्नमेंट स्पेंड दिस मनी इन अ एफिशिएंट मीन्स विदाउट वेस्टेज, अगर गवर्नमेंट अपनी मनी को स्पेंड करे तो हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स बनाती है जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, तो उससे क्या होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं इकॉनमी में और हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। जैसे ही गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स बनाई हैं, इनमें मनरेगा स्कीम है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप होती है कंट्री में। नेक्स्ट इज़ बैलेंस रीजनल ग्रोथ। इसकी हमने पहले एग्जांपल कर ली थी कि जैसे हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन है तो अलग अलग सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट बोल देती है कि आप इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऐसे एरियाज़ में जाके सेटअप करो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ में डिवाइड किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने पूरे जोन को। तो इस में क्या होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि अब अगर आप SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, एग्जाम्पशंस देंगे, टैक्सेस पे छूट देंगे, टैक्सेस का रेट कम होगा, तो इससे बैकवर्ड एरिया तो डेवलप हो जाएगा। अगर कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होती है तो साथ में रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, रॉ मटेरियल लाने के लिए एयरपोर्ट्स, अगर हमने बाहर से सामान लाना है, वाटरवेज, सभी ट्रांसपोर्ट के साधन बन जाते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, आसपास के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो साथ में स्कूल्स वगैरह ओपन होते हैं, सभी फैसिलिटीज़ साथ साथ में चलती हैं, तो बैकवर्ड एरियाज़ क्या हैं डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट सेटअप करती है पब्लिक एंटरप्राइज इन द बैकवर्ड रीजन्स ताकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के कंपोनेंट्स क्या हैं या स्ट्रक्चर क्या है बजट का, बजट कैसे का क्या स्ट्रक्चर है। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, दो कंपोनेंट्स आते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में जैसे आपको पता है कि अक्रेंस ऑफ दैट आइटम विच इज़ रिपीटेड इन नेचर, जो आइटम है वो बार बार रिपीट हो रही है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। और कैपिटल जो कि हम वन फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार उस चीज़ की ट्रांजैक्शन हो तो वो कैपिटल बजट होती है। सो रेवेन्यू बजट जो है वो दो टाइप्स का है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट जो दो टाइप्स का है, कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमने पढ़ा था कि जो बजट है वो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है रिगार्डिंग रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। सो ऐसे ही जो रेवेन्यू बजट होएगा उसमें रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर होएगा, जो कैपिटल बजट है उसमें कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर होएगा। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने अगर नटशेल में लिखना है तो रिसीप्ट्स क्या हैं, बजट रिसीट्स हैं हमारे पास दो, दैट इज़ रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। और अगर हम बात करें बजट एक्सपेंडिचर की तो बजट एक्सपेंडिचर भी हमारे पास दो टाइप्स का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इनको हम अब डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द बजट रिसीप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट मीन्स वो रिसीप्ट जिससे इनकम होती है गवर्नमेंट को, और बजट एक्सपेंडिचर मीन्स वो वाले सोर्सेज जहाँ पे गवर्नमेंट अपने पैसे को स्पेंड करती है। पॉइंट रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स
द रिसीट विच अकर टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को इनकम होती है इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, आर नॉन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। दीज रिसिप्ट्स हैव टू मेन फीचर्स, दो फीचर्स हैं इसके, ये आपको लर्न करने हैं बिकॉज दिस आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स और इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन अराइज होता है। रेवेन्यू रिसीट्स डोंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती इन रिसीट से बिकॉज दीज आर वन साइडेड पेमेंट। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, जो इनकम होती है गवर्नमेंट को टैक्सेस से, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है क्योंकि बार बार गवर्नमेंट रिसीव करती है इनकम फ्रॉम टैक्सेस बिकॉज टैक्स इज़ वन साइडेड पेमेंट। जो टैक्स पेयर, जिसने टैक्स पे करना है वो सिर्फ पे करता है, गवर्नमेंट उसके बदले में कुछ भी पे नहीं करती। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर वन साइडेड रिसीट एंड डोंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू रिसीट डोंट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट से कोई भी गवर्नमेंट के एसेट्स पे रिडक्शन नहीं होती बिकॉज गवर्नमेंट डजंट सेल एनी गुड और सर्विस और एसेट टू द गेट रेवेन्यू रिसिप्ट। इनकम लेने के लिए गवर्नमेंट को कोई भी एसेट सेल नहीं करनी पड़ती। अगर हम अकाउंट्स में देखें तो जो प्रोड्यूसर होता है वो कुछ सेल करता है गुड्स को या सर्विसेज को, देन उसके बदले में उसको रेवेन्यू होता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी सेल नहीं कर रही तो इसीलिए उसकी एसेट में रिडक्शन नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी गुड और सर्विसेज टू द टैक्स पेयर फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं वो, सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑफ टू टाइप, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। जो हमने डायग्राम बनाया था बजट रिसिप्ट्स का, उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट, अब रेवेन्यू रिसिप्ट भी दो टाइप्स की हैं, टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अब इनको डिस्कस करेंगे। टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं? टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट को जो इनकम होती है वो टैक्स रिसिप्ट होती है। नॉन टैक्स मीन्स अदर देन टैक्स, टैक्स चार्ज करने के अलावा जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं। सो टैक्स रिसिप्ट आर द रेवेन्यू रिसिप्ट बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस इज नॉन एज टैक्स रिसिप्ट। और टैक्स में अलग अलग टाइप के टैक्सेस आते हैं हमारे पास, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड अदर टैक्स। इनकम टैक्स मीन्स जो पर्सन है उसकी इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं इनकम टैक्स। पर्सन की इनकम पे, इनकम हमें हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, इनकम हमें सैलरी से हो रही है, इनकम हमारे बिजनेस से हो रही है या अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है हमारे पास, इनकम हमें हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो रही है। तो दीज आर द हेडिंग्स दैट आर इंक्लूडेड या कवर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट द कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स होती है कंपनीज टैक्स, हमारी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जो टैक्स पे कर रहे हैं दैट इज़ अ कॉर्पोरेशन टैक्स। सो इनको हम रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होती है जो हम प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी कमोडिटी की तो उसको मार्केट में लाने से पहले जो टैक्स पे किया जाता है दैट इज़ एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज़ जब हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उस पर जो टैक्स पे करते हैं दैट इज़ अ कस्टम ड्यूटी टैक्स। जैसे एक हमारा प्रोडक्ट बाहर से हमने एप्पल आईफोन मंगवाया, लेकिन जब वो इंडिया में आएगा देन उसको उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज़ अ नॉन एज कस्टम ड्यूटी टैक्स। इम्पोर्ट टैक्स बोलते हैं इसको। सेल्स टैक्स मीन्स जब हमने सेल करनी है अपने गुड्स की या कमोडिटीज़ की, देन हमें जो टैक्स पे करना पड़ता है वो होता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में आते हैं वैट और CST। CST द सेंट्रल स्टेट टैक्स और वैट इज़ अ वैल्यू एडिड टैक्स। अदर टैक्सेस हैं, बहुत सारे और भी टैक्सेस हैं जो कि हम इंक्लूड करते हैं टैक्स रिसीट्स में, लेकिन जो सेल्स टैक्स हैं ये अब अबॉलिश हो गए हैं बिकॉज अभी हमारे पास GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं जो कि रिसेंटली चल रहा है। तो CST, CGST और हमारे वैट हैं, ये टैक्सेस अभी अबॉलिश होके सभी कंबाइन हो चुके हैं GST टैक्स, दैट इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो फीचर्स क्या हैं अब टैक्स की? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट हमें इम्पोज करता है, हमारे पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपने टैक्स पे करना है, अगर हम नहीं पे करेंगे तो हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। नो स्पेशल बेनिफिट टू द टैक्स पेयर। जो टैक्स पे करता है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बस सिर्फ उसने पेमेंट करनी होती है अपने इनकम में से। मोटिव फॉर पब्लिक वेलफेयर। हमें टैक्स इसलिए पे करते हैं ताकि हमें टैक्स पेयर में ये एक क्वालिटी बिल्ड कर सके कि जो आपका पैसा है वो पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए लगाएगी सरकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स पेमेंट।
जो टैक्स पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टैक्स पेयर के पास है। टैक्स पेयर जो है वो पर्सन हो सकता है, फर्म हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकती है, वह कोई भी हो सकता है जिस पे टैक्स लग रहा है। एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपने इस टाइम से पहले अपने टैक्स को पे करना है। अगर टैक्स पेयर पे नहीं करता तो लीगल पनिशमेंट भी मिलती है उसको। लीगल प्रोसीजर भी है। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है कि आपने ऐसे रिटर्न फाइल करनी है, ऐसे आपने टैक्स देना है, आपकी जो इनकम है उस पर इतनी स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपने टैक्स देना है। जैसे 0 बैलेंस से लेके 2,50,000 या 3 लाख तक का नील बैलेंस है। 3 लाख से 5 लाख रुपीज़ अगर हमारी इनकम है तो उस पर 5% हमें टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे स्लैब्स बनती हैं जिसके तरीके से हमें टैक्स पे करना पड़ता है।